वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति व संगठन पर। अर्थात वैदिक कालीन समाज में या वैदिक कालीन संस्कृति में उस समय की राजनीतिक दशा कैसी थी और राजनीतिक संगठन किस प्रकार कार्य करते थे। राजनीतिक संगठन से अर्थ है कि राजा का पद किस प्रकार का था, राजा के पदाधिकारी कौन कौन थे, किस तरह राजनीतिक जो संस्थाएं थी वो कार्य करती थी और किस तरह वैदिक जो जन थे वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते थे। ऋग्वेद में वैसे तो जन शब्द का बार बार उल्लेख हुआ है और विभिन्न तरह से जनों का उल्लेख किया गया है। जन जो है एक प्रकार से कबीलाई समाज का एक स्वरूप था, जैसे कि पंचजन या यदु, तुर्वसु, अन्नु या भरत या अन्य जो जन हुए हैं। इस तरह ऋग्वैदिक समाज में विभिन्न जनों के नाम हमें बार बार उल्लिखित मिलते हैं। ये जन जो हैं एक प्रकार से कबीलाई समाज का एक संगठित स्वरूप थे। ऋग्वेद में जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न जनों में बार बार संघर्ष हुआ है। अर्थात विभिन्न जनों में ऋग्वैदिक काल में युद्ध होता था और ये जन आपस में विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ते रहते थे। यद्यपि अधिकांशतः युद्ध का जो कारण होता था वह गायें या संपत्ति की चोरी, क्योंकि गाय को उस समय संपत्ति ही माना जाता था, या हम ये कह सकते हैं कि गाय को ही उस समय संपत्ति माना जाता था। ऋग्वेद में जन, गण, विश्व इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है। इससे यह बोध होता है कि जन, गण, विश्व आदि जो संस्थाएं थी उस समय की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। ऋग्वेद में जो जन, गण, विश्व इत्यादि शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, तो इस संदर्भ में रामशरण शर्मा लिखते हैं कि जो ये संगठन थे ये उस समय के जन समूह का बोध कराते हैं। जो परिवार सबसे छोटी इकाई था तो अनेक परिवारों को लेकर एक छोटा जन समूह बन जाता था, तो तब उसे ग्राम कहा जाता था। यद्यपि रामशरण शर्मा यह भी उल्लेख करते हैं कि ग्राम संभवतः विश्व को लड़ाई के उद्देश्य से जो टोलियां बनाई जाती थी, विश्व की लड़ाई में भाग लेने हेतु जो टोलियां बनाई जाती थी उनमें एक टोली ग्राम भी होती थी, और ग्राम जो टोली होती थी उस टोली में स्वजनों के ही छोटे समूह सम्मिलित होते थे। अर्थात एक ही परिवार या विभिन्न परिवारों के जो समूह ग्राम नामक टोली में युद्ध के उद्देश्य से सम्मिलित होते थे, तो इस तरह ग्राम स्वजनों का या विभिन्न परिवारों का एक समूह होता था।
वे आगे यह भी लिखते हैं कि जब ये ग्राम युद्ध के उद्देश्य से आपस में टकराते थे तो तब संग्राम होता था, इसीलिए ग्रामों के टकराने को संग्राम, और जिसे आज की तिथि में या उसके बाद युद्ध के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। गृह जो शब्द है, ऋग्वेद में गृह शब्द से परिवार का बोध होता है, जिसमें कि नाती पोते भांजे भतीजे चाचा ताऊ माता पिता तो थे, सभी इसमें सम्मिलित होते थे। गृह को परिवार के रूप में ही कुल शब्द का भी प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, अर्थात गृह और कुल शब्द एक प्रकार से समान अर्थों में प्रयुक्त किए जाते थे। विष का जो बोध था वो गोत्र से इसका बोध होता था, अर्थात विष में एक ही गोत्र के लोग सम्मिलित रहते थे, जिसे हम क्लेन भी कह सकते हैं। इस तरह विष को ग्रामों के समूह के रूप में भी देखा जा सकता है कि ग्रामों का समूह विष कहलाता था, और जब विभिन्न विष मिल जाते थे फिर एक जन निर्मित होता था, अर्थात एक जन का अर्थ कबीले से है, अर्थात एक जन में या एक कबीले में विभिन्न विष सम्मिलित होते थे, अर्थात विभिन्न गोत्रों के लोग एक कबीले में सम्मिलित होते थे, जो कि एक प्रकार से हम जन को गोत्र समूह भी कह सकते हैं। और इस तरह विष का जो रक्षक था, विष के समूह का जो रक्षक, अर्थात विष का समूह हो गया जन, और जन का जो रक्षक था वह राजा या राजन कहलाता था। इस तरह राजा को जनस्य गोप अर्थात जन का रक्षक भी कहा गया है। राजन जिसे राज्ञ या राजा कहा गया है, तो धीरे धीरे ऋग्वेद में यह देखने को मिलता है कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था, और धीरे धीरे एक प्रकार से राजा और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था, उसका उत्तराधिकारी होता था। यद्यपि ऋग्वेद में यह भी साक्ष्य मिले हैं कि कबीले की जो आम सभा जिसे समिति कहा जाता था, तो समिति जो है अपने राजा का चुनाव करती थी। राजा ही कबीले की रक्षा करता था तथा कबीले के मवेशियों की संपत्ति की रक्षा करता था, कबीले के लोगों की रक्षा के लिए लड़ता था, और कबीले के जो विभिन्न कामनाएं हैं कबीले की, उनके लिए देवताओं से प्रार्थना करता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जो विभिन्न संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदथ और गण, इन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये जो 4 संस्थाएं थी, इनमें ऋग्वेद में विदथ का जो उल्लेख हुआ है, बार बार हुआ है। तो ये संस्थाएं विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करती थी, सैनिक तथा धार्मिक मामलों के संदर्भ में चर्चा करती थी, और उस समय ऋग्वेद में स्त्रियां भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। राम शरण शर्मा के अनुसार विदथ में जिस प्रकार युद्ध और राजनीतिक विषयों पर विवेचना होती थी, उसी प्रकार उसमें सामाजिक क्रियाकलापों तथा युद्ध में लूटी गई संपत्ति का वितरण भी किया जाता था। इस तरह विदथ ऋग्वेद की एक प्रमुख संस्था थी। साथ ही साथ राजा के सहयोग के लिए जो अन्य अधिकारी होते थे, उनमें पुरोहित, सेनानी, ब्राजपति, कुलप, ग्रामणी आदि मुख्य थे। इनमें जो पुरोहित था, पुरोहित का पद महत्वपूर्ण होता था, जो कि राजा को विभिन्न विषयों के संदर्भ में सलाह देता था। साथ ही साथ जो ब्राजपति, जिसे कि चरागाह का प्रमुख भी कहा गया है, वह भी एक प्रमुख पद होता था। इसके अतिरिक्त बाद में जो ग्रामणी
जो ग्राम नामक जो संस्था थी, या बाद में जो ग्राम जब स्थायी बस्तियां बसने लगी, तो ग्राम एक स्थायी बस्ती के रूप में अपना स्वरूप ग्राम ने ग्रहण कर लिया था और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाने लगा। तो इस तरह सेनानी, जो कि सेना का प्रमुख और युद्ध की जो टोलियां होती थी उनका नायक होता था। तो इस तरह विभिन्न जो संगठन थे वह अपना कार्य करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में नियमित सेना का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में सेना का जो स्वरूप था वह स्वजनों से मिलकर जो सेना तैयार होती थी, जिसे हम मिलिशिया भी कह सकते हैं, वही विभिन्न जो लोग होते थे कबीले के, वही संगठित होकर सेना का स्वरूप ग्रहण करते थे। और जो टोलियां होती थी सेना के रूप में जो कार्य करती थी, जो युद्ध लड़ती थी, उनमें व्रात, गण, ग्राम और सर्द नामक जो टोलियां थी वो मुख्य थी। ये सभी एक प्रकार से कबायली टोलियां थी जो कि कबीले की रक्षा के लिए युद्ध लड़ती थी। इस तरह ऋग्वेद में विभिन्न संगठनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यद्यपि जो युद्ध होते थे, अधिकांशतः युद्ध जो है गायों की चोरी के कारण होते थे। इसीलिए ऋग्वेद में युद्ध के लिए गोसु, गव्य, गवेषणा आदि शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रमुखतया युद्ध जो है गायों के कारण ही होते थे। साथ ही साथ गाय का इतना अधिक महत्व था कि गाय को ही संपत्ति समझा जाता था। देवताओं को भी गायें दान, पुरोहितों को भी धार्मिक कार्यों के लिए गायों को दान किया जाता था। और यहाँ तक कि देवताओं के बारे में भी यह उल्लेख मिलता है कि गायों से ही उन्हें उत्पन्न बताया गया है। इस तरह ऋग्वेद में जो राजनीतिक संगठन थे, एक प्रकार से वह कबायली स्वरूप के संगठन थे और कबायली स्वरूप ही उस समय अस्तित्व में था।